नहीं नहीं, होता है जी कि 40 मिनट्स मीटिंग जो है वो अलाउ नहीं करता, तो उसको वो मीटिंग उसमें इंटरप्ट हो गई थी। तो अब हम अपने सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये डिसकंटिन्यू हुआ था। यहाँ पे हम थे जी कि हमने वो चेक डिजिट्स और वो सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक कर ली थी। उसके बाद अब हमारा इशू आ रहा था, चेक डिजिट्स के बाद अगला इशू था यहाँ पे कि ये वैल्यू जो है ये उसने इनवैलिड डिक्लेयर की हुई थी। अब इनवैलिड वैल्यू को डिक्लेयर करने का उसका पर्पस ये था कि जी ये इसमें हमने देखना है कि हमारी फिगर जो है ये प्रॉपरली राउंड हो। यहाँ पे कोई फार्मूला या कोई इस किस्म की चीज़, क्योंकि बाज़ जगह पे इस तरह किया होता है कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को यहाँ पे फार्मूला लगाया होता है, वो फार्मूला एज इट इज़ इसको अलाउ नहीं करता जी। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब इसका टाइम की बचत को देखते हुए इस तरह इसका एक जो इन तमाम एरर से रिमूव्ड एक एनेक्जर सी जो हमने बनाया हुआ है टेम्पलेट, वो अब हम उसको अपलोड करने का प्रोसीजर सीखते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी ये हमारी जो मिस्टेक थी, जो मिस्टेक आती हैं वो नॉर्मली मैंने आपको बता दी हुई है कि नॉर्मली मिस्टेक चेक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसमें चेक डिजिट्स डाले जाते हैं, वो आ रही होती हैं, या वैल्यू जो है प्रॉपरली राउंड नहीं की हुई होती। अब ये हमारी एक फाइल है जिसमें देखें कि कोई इस किस्म का एरर नहीं है। अब जब आप इसको एरर रिमूव करके सारे, जब आप इसको वैलिडेट करेंगे, यहाँ से वैलिडेट करेंगे तो ये वैलिडेट सारी एंट्री एक तो वाइट हो चुकी होंगी। उसके बाद टोटल रिकॉर्ड्स और इनवैलिड रिकॉर्ड्स में आप देखेंगे टोटल रिकॉर्ड 24, इनवैलिड रिकॉर्ड 0। और आगे एंड पे अगर आप देखेंगे तो एंड पे जाके तमाम एंट्रीज के आगे वैलिड 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 लिखा होगा, जबकि पिछली फाइल में यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आ रहे थे। तो इट मीन्स अब ये हमारा एनेक्जर सी जो है ये रेडी है फॉर अपलोड। अब इसका प्रोसीजर ये है कि उसी तरह हम उस वेब पोर्टल पे जाएंगे। वेब पोर्टल पे जाने के बाद यहाँ से चूज फाइल करेंगे, चूज फाइल करेंगे। और ये इस तरह आपके सामने अटैच हो जाएगी। फिर आप इंपोर्ट का बटन प्रेस करेंगे। अब ये मैसेज एक दे रहा है जी फाइल वर्जन मिसमैच, प्लीज डाउनलोड लेटेस्ट फाइल फ्रॉम द सर्वर। अब बेसिकली ये था कि ये प्रीवियस वर्जन था। अगर आप इसको प्रॉपरली इसको प्रीवियस वर्जन से कन्वर्ट करने के लिए हमें वो एरर दे रहा है, लेकिन जब आप इसको लेटेस्ट डाउनलोड करके उसमें इसको लेके जाएंगे तो आई थिंक ये एरर आपका फिर रिमूव हो जाएगा। उसके लिए हम इसको यूं करते हैं, एक्सेल में ये लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है, इसमें उस डाटे को कॉपी कर देते हैं। यहाँ से ये डाटा जो है इस फाइल को तो बंद कर दिया जाता है।
यहाँ से वो जो डाटा हमारा ये वाला डाटा है, इसके डाटे को यहाँ से उठा के उसमें पेस्ट कर दिया जाता है। क्योंकि ये बेसिकली गवर्नमेंट ने उसमें कुछ चेंजेस वेंजेस की हुई है। अब उसको दोबारा वैलिडेट हमें करना होगा और यहाँ पे भी डाटा ठीक करना होगा। देखें जी, अब ये तमाम डाटा वैलिडेट हो चुका है। ये फाइल जो है ये अब हमारी रेडी है फॉर अपलोड के लिए। तो इसको अब हम अपलोड के लिए सेव कर लिया, क्लोज किया। अब हम अपने उसी फोल्डर पे जाते हैं जहां से हमने इसको अटैच करना था। चूज फाइल किया, इसको सिलेक्ट किया, इंपोर्ट डाटा। अब ये कह रहा है जी इंपोर्ट कंप्लीटली सक्सेसफुली। ठीक है जी। उसके बाद अब ये देखें इन तमाम इनवाइसेस जो कि आपके इधर नीचे आ गई हैं, यहाँ पे वो पेंडिंग वैलिडेशन कह रहा है। अब इसको पेंडिंग वैलिडेशन का मतलब ये है कि जब आप डाटा अटैच कर देंगे तो उसके बाद आपने इसको करना है वैलिडेट। ओके करेंगे तो ये तमाम इनवाइसेस आपकी वैलिड हो चुकी हैं, जो कि हमने वहाँ पे 24 के 24 रिकॉर्ड जो थे वो वैलिड हो चुके हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद इसको आप अगर इसका एक मेन फीचर ये है कि इस तमाम डाटे को आप एक्सेल में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका सप्लाई रजिस्टर पूरे का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये यहाँ पे जाके जी ये देखें, ये वो डाटा इंपोर्ट करके आपके पास आ गया है। आप इसको अपने डाटे को सेव कर सकते हैं फॉर सप्लाई सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जी। अब उसके बाद यहाँ पे आपका ये डाटा जो है, ये एनेक्जर सी जो है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आप इसके डिक्लेरेशंस पे जाएंगे। डिक्लेरेशंस पे जाने के बाद यहाँ पे लास्ट पे वो दिया हुआ है 26(1) सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पीरियड बताएंगे, पीरियड यहाँ से 22 का दिसंबर है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये पहले ऑलरेडी ड्राफ्ट में पड़ी हुई है जी, इसको खोला हुआ है तो हम इसको यहाँ से ड्राफ्ट से ले लेते हैं। यानी अगर आपने एक दफा रिटर्न पहले खोल ली हुई है तो फिर आप यहाँ पे ड्राफ्ट पे जाएंगे, यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे। काइंडली अपने माइक जरा म्यूट कर दीजिएगा जी, माइक अपने म्यूट कीजिएगा जी। सारे पासवर्ड ये आपके सामने इस तरह ये ओपन हो जाएगी जी। यहाँ पे आप एनेक्जर सी पे जाएंगे। यहाँ पे एनेक्जर सी पे जाने के बाद अब आपने लोड इनवाइसेस पे जाना है जी। ये अब आपके सामने आपकी वो इनवाइसेस जो हैं वो आपके सामने आ चुकी होंगी जी। ये 24 इनवाइसेस जो हैं ये मेरे सामने आ चुकी हैं। इसको यहाँ पे चेक बॉक्स लगा हुआ है, इसको चेक बॉक्स को क्लिक करें, तमाम इनवाइसेस चेक हो गई। अब उसके बाद इसको लोड करेंगे। जब आप लोड कर देंगे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सेल्स इनवाइसेस लोड सक्सेसफुली। अब ये आपका एनेक्जर सी जो है ये लोड हो चुका है प्रॉपरली। अब सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो एनेक्जर सी जो आपका है ये सबमिट हो चुका है, जो कि आपने अगले महीने की 10 तारीख तक इसको सबमिट करना होता है। तो ये अब आपका एनेक्जर सी जो है ये सबमिट हो चुका है। अब आप डाटा टैब पे वापस आएंगे। डाटा टैब पे वापस आने के बाद सेल्स टैक्स डेबिट पे जाएंगे, इसको कैलकुलेट करवाएंगे तो आपके सामने आपकी रिटर्न की फिगर जो है वो आ चुकी होगी कि आपकी सेल्स कितनी है और उसमें सेल्स टैक्स कितना चार्ज किया हुआ है आपने।
ये आपका एनेक्जर सी जो है ये अपलोड हो चुका है। अब इस तरह ही आप एनेक्जर ए पे जाएंगे। एनेक्जर ए पे जाने के बाद आप लोड इनवाइसेस पे जाएंगे। लोड इनवाइसेस पे आप जाके यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे कि आपने परचेज, नॉर्मली आप 6 माह तक ले सकते होते हैं, तो आप 6 माह प्रीवियस की परचेज जो है वो डेट आप डाल के उसको देख लेंगे। अगर कोई प्रीवियस डेट आ रही है तो आप की इनवाइस कोई मिस ना हो जाए। यहाँ पे जाके आप उस डेट को फिल्टर करें, सर्च करें। अभी तक इन ये है जी, आई हुई है जी कुछ इसकी परचेज की इनवाइसेस जो हैं वो आ रही हैं। अब इसकी परचेज की इनवाइसेस को क्लेम करना है, यहाँ पे क्लिक चेक बॉक्स को क्लिक करें। ये तमाम परचेजेस जो हैं ये आपके सामने आ गई हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे जाके क्लेम के बटन को प्रेस करेंगे तो ये तमाम की तमाम इनवाइसेस जिनको आपने चेक किया था वो आपकी परचेज के एनेक्जर ए में आ चुकी होंगी। अब जब आप परचेज एनेक्जर ए में अपलोड कर लिया, अब आप वापस डाटा पे आएंगे। अगर आपने वो STWH विदहोल्डिंग करना है तो उसकी ऑप्शन आगे आ रही है। सॉरी, हम इसको दोबारा देख लेते हैं जी कि अगर आपने इनवाइसेस करनी है तो लोड इनवाइसेस, अगर आपने STWH इनवाइसेस करनी है यानी अगर आपका किसी ने विदहोल्डिंग किया हुआ है वो आपने क्लेम करना है तो वो यहाँ पे इसी तरह इस टैब में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद वो आपकी लोड हो जाएगी। डी लिंक, अगर आपने कोई इनवाइस जो है उसको डी लिंक करना हो तो उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डी लिंक का बटन दबा देंगे तो वो डी लिंक हो जाएगी। समरी की ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको आपकी समरी आ जाएगी कि आपने परचेजेस कहाँ कहाँ से की हैं, कितनी की हैं, कितना सेल्स टैक्स है अनरजिस्टर्ड से कितना, ये इसमें उन्होंने फीचर एक दिया है। उसके बाद आप इसी तरह डाटा पे वापस आएंगे। डाटा पे जब वापस आएंगे तो आप क्रेडिट वाले को टैब को प्रेस करेंगे तो आपकी परचेज कैलकुलेट करेंगे तो आपकी परचेजेस जो है वो कैलकुलेट होके आपके इस पेज पे आ जाएंगी। अब इसमें वो परचेजेस भी आपकी अपलोड हो चुकी हैं, आपकी सेल्स भी अपलोड हो चुकी हैं और आपका प्रीवियस रिटर्न का कैरी फॉरवर्ड जो है वो भी आ चुका है। एक काम पहली रिटर्न में आपने लाजमन करना है कि इसकी EFBR के पोर्टल पे जाके देखना है कि क्या नवंबर की रिटर्न का कैरी फॉरवर्ड आपका इतना ही था। ये आप बी श्योर इसको मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये उतना ही है। बाज़ जगह पे ये कैलकुलेशन में एरर आ रहा है अभी सिस्टम का, क्योंकि ये पहली रिटर्न है इस वजह से। तो ये मैंने चेक कर लिया हुआ है, ये इतना ही आ रहा है। तो ये मेरा एनेक्जर ए और एनेक्जर सी दोनों जो हैं ये अपलोड हो चुके हैं। इसी तरह इंपोर्ट्स अगर किसी की हैं तो वो इस एनेक्जर बी में जाएगा, लोड GD करेगा, सर्च करें, अगर कोई होगी तो वो आ जाएगा। उसको क्लेम का बटन प्रेस करेंगे तो वो क्लेम हो जाएगी। इनकी हमारे इस क्लाइंट के केस में इंपोर्ट नहीं है। इसी तरह एनेक्जर डी जो है वो आपको पता है एक्सपोर्ट से रिलेट करता है। अब लोड GD करेंगे, पहले सर्च करें, सर्च करने के बाद अगर कोई नीचे यहाँ ड्रॉप बॉक्स में आ जाएंगी, अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट होगी तो उसके बाद उसका चेक बटन ये वाला बॉक्स जो है उसको चेक कर लेंगे और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी लोड GD पे जाएंगे तो ये आपकी GDs जो हैं ये लोड हो जाएंगी। उसके बाद इसका अगला जो टैब है वो एनेक्जर H है जो कि स्टॉक स्टेटमेंट को डील करता है। ये बेसिकली सबमिट होगा जब आप रिटर्न सबमिट कर चुके होंगे। ये एक्सपोर्टर्स के लिए होता है। बेसिकली ये स्टॉक स्टेटमेंट्स है कि आपके पास जो गुड्स हैं उसमें क्या ओपनिंग था, क्या आपने परचेज किया और क्या आपने कंज्यूम किया और क्या आपके पास बाकी बच गया। इसमें उसी तरह जिस तरह पहले आप एनेक्जर H फीड करते थे उसी तरह सेम एनेक्जर H है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसी तरह एनेक्जर J जो है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड था। ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनको अपने ये प्रोडक्शन डाटा जो है ये सबमिट करना होता है। मिसाल के तौर पे जूसेस बनाने वाली कंपनीज जो है उन्होंने अपना प्रोडक्शन का डाटा देना होता है, शुगर वालों ने प्रोडक्शन का डाटा देना है, सीमेंट वालों ने प्रोडक्शन का डाटा देना है। तो उन लोगों का ये एनेक्जर उन पे अप्लाई होता है। ये उन्होंने अपनी प्रोडक्शन का डाटा देना है, यहाँ पे जाके उसी तरह आप वो ऐड करना है और वो डाटा सारा इधर आता जाएगा। और ये कुछ एनेक्जर के है जो कि स्टील सेक्टर्स के लिए है। ये भी इसी तरह बड़ा सिंपल सा है, आपने उसी तरह ये फीड करना है। फीड करने के बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है
और अगला टैब है एनेक्जर ई का। इसमें फेडरल एक्साइज है। आपको पता है कि जिस तरह बाज चीज़ों पे सेल्स टैक्स लगता है और बाज चीज़ों पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो जिन चीज़ों पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है उनका डाटा फीड करने के लिए आपने यहाँ पे वो वैल्यूज देनी है कि जनाब आपने कितनी सेल्स है और कितने उस पर टैक्स वगैरह फीड किया, उसके लिए ये उन्होंने बना दिया हुआ है। अब एंड पे है पेमेंट टैब। अगर आपकी रिटर्न के साथ कोई अमाउंट पेएबल बन रही है तो आप उसकी पेमेंट करेंगे। पहले पेमेंट कैसे होगी, पेमेंट का अभी मॉड्यूल इन्होंने इस पोर्टल पे नहीं दिया, उसके लिए आपको उसी तरह e.fbr पे जाना पड़ेगा, उसका लॉगिन करेंगे, पेमेंट का PSID जनरेट करेंगे, उसको बैंक में पे करेंगे। पे करने के बाद जब आपका वो कंफर्म हो जाएगी पेमेंट, फिर यहाँ पे आप प्लस का प्रेस करेंगे और यहाँ पे वो CPR नीचे आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे जो आपके CPR इस रेलेवेंट पीरियड से होगा। उसको CPR को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद वो आपका CPR इसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर आप डाटा पे वापस आएंगे। डाटा पे वापस आके आप इसको कैलकुलेट करवाएंगे। कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी वो पेएबल अमाउंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। अब ये सेल और परचेज हमने डाल दिया, ये पेएबल चीज आ गई। पेएबल में उसी तरह आपने यहाँ पे जाके वो जो 8B1 का नो और यस करना होता था वो यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे प्लस साइन पे जाएंगे और उसने बास कैटेगरी का ऑटोमेटिकली उसने अलाउ नहीं किया हुआ आपको, जिसको अलाउड होगा वो ऑटोमेटिकली अलाउड होगा। वहां पे आप सिलेक्ट करके रीजन बता देंगे कि किस वजह से आप उसमें को यस कर रहे हैं, नहीं तो नो कर बाय डिफॉल्ट है और उसको ऐड कर देंगे। इस तरह आपकी ये पेमेंट जो है मेरे इस केस में 9,76,943 रुपए जो है ये पेएबल बन रहे हैं। ये इसका मैं PSID पेमेंट बनाऊंगा, पेमेंट बना के यहाँ से जाके फिर इसको अटैच कर दूंगा। पेमेंट E.FBR में ही E.FBR जो पुराना इसका फोल्डर था उस पर बनेगी। आयरस पे भी उन्होंने पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिया, ये अक्सर क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आ जाता है अगला टाइप हेडवाइज पेमेंट। ये गुड्स की पेमेंट तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा और सर्विसेज की पेमेंट का जो है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। बेसिकली जहाँ पे हम गुड्स डिफाइन करते हैं एनेक्जर सी में, तो वहाँ पे ही अगर हम सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ से जब हम डाटा उसका एक्सपोर्ट करेंगे तो जितना सर्विसेज के अगेंस्ट टैक्स हमारा पेएबल बन रहा होगा वो फिगर हमने यहाँ पे फीड करनी है। उसके बाद फेडरल एक्साइज अगर कोई पेएबल बन रही है तो वो यहाँ पे फीड करनी है। ये दो फिगरें अभी वो ऑटोमेटिकली नहीं उठा रहा। उसके बाद इसमें एक वो टायर 1 के रिटेलर के लिए उसने POS फी पेएबल दी है। ये जब आप उसमें एनेक्जर सी में फीड कर रहे होंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसमें आ रही है ऑप्शन। उसके बाद एनेक्जर एफ, उसी तरह आपका ये एनेक्जर एफ है जिसमें ओपनिंग परचेजेस आ रही हैं, करंट परचेजेस आ रही हैं, कंज्यूम्ड जो है ड्यूरिंग द पीरियड वो कितना किया है वो आपने फीड करना है। इसी तरह सेल्स टैक्स एक्सक्लूडिंग वैट का जो आ रहा है, ओपनिंग, परचेजेस, कंजम्पशन और क्लोजिंग, आपने इसको फीड करने के बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। एनेक्जर एफ, एनेक्जर जी जो है ये एरियर्स को डील करता है। इसमें आपके अगर कोई एरियर्स आ रहे हैं जो आप पे करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाएंगे, प्लस में उसका टाइप सेलेक्ट करेंगे कि जी किस नेचर के हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है, डिफॉल्ट सरचार्ज है, पेनल्टी है, अदर है, वो कर देंगे। पीरियड सेलेक्ट करेंगे और ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिटेल में आप लिख देंगे सपोज फलां ONO के तहत ये पेमेंट हो रही है, या फलां ऑर्डर का नंबर लिख देंगे जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं ताकि रेफरेंस रहे। तो यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आपकी पेमेंट एरियर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब एनेक्जर पी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेसिकली वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा जो आपने डेस्टिनेशन और ओरिजिनेशन दिया था उसकी बेसिस पे आपने सेल्स सर्विसेज और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पेएबल वो भी डाल दिया। तो उसके बाद उसको वो सेल्स को प्रोपोर्शनेटली करते हुए किस किस एरिया की आइडेंटिफाई करते हुए वो हर सूबे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलहदा से कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बता देगा। ये ऑटोमेटिकली उसने करनी है।
एंड पे जाके जब आपकी ये रिटर्न कंप्लीट हो गई, आप फिर वेरिफिकेशन पे जाएंगे। वेरिफिकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपना पिन मांगेगा। पिन आपको पता है कि वो 4 डिजिट्स होते हैं जो एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको दिए जाते हैं। वेरिफिकेशन पे जाके यहाँ पे पिन फीड करके आप वेरीफाई का बटन प्रेस कराएंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, और उसके बाद सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी रिटर्न जो है ये सबमिट हो चुकी होगी। अब ये हमारा आज का लेक्चर था रिटर्न के बारे में, कि जो उसमें चेंजेस किए हैं, सिंगल रिटर्न बनाई है। इसमें एक बात का ख्याल रखना है, डेस्टिनेशन और ओरिजिनेशन, उसमें ही उसने उन चीज़ों को सेग्रीगेट करना है। दूसरा, गुड्स और सर्विसेज का जब आपने टाइप ऑफ सेल्स बतानी है तो उसमें वो चीज़ें आपने क्लैरिफाई कर देनी है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अब आज का ये वेबिनार हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे। क्वेश्चन आंसर सेशन का एक तो वे आउट ये है कि आप हमें चैट बॉक्स के जरिए अपने क्वेश्चन आंसर्स भेजते जाएं। दूसरे नंबर पे आपके यहाँ पे जूम पे हैंड्स ऑन का बटन होगा, उसको प्रेस कीजिएगा। मेरे पास वो बंदा पहले नंबर पे आ जाएगा, मैं उसका माइक अनम्यूट करूंगा और उसको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इसमें रिटेल सेल कैसे डालेंगे? जी, रिटेल सेल जो है वो अनेक्जर सी में आपने फीड करनी है। अनेक्जर से में अगर आपकी वो थर्ड शेड्यूल आइटम है तो वो आपने उधर से सिलेक्ट कर लेनी है, सेल टाइप में थर्ड शेड्यूल, और साथ में वो रिटेल वैल्यू वाला भी एक कॉलम है, उसमें जाके आपने वो रिटेल वैल्यू फीड करनी है। लेकिन ये सर ये थर्ड शेड्यूल नहीं है। रिटेल से मुराद फिर आपकी ये है कि बल्क में आप देना चाह रहे हैं, आप बल्क में एंट्रीज करना चाह रहे हैं कि जस्ट लाइक जी आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वो बेशुमार उसके कैश मेमोज होते हैं, उसको आपने कैसे फीड करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका आंसर ये है कि आप उसको पहले आपको थोड़ी सी अपनी सेल्स का डाटा एक्सेल में कंपाइल करना होगा कि आप कमोडिटी वाइज एक सेल बना लें, एक एंट्री हर कमोडिटी की बना लें और उसकी एक एक एंट्री फीड करते जाएं। इंडिविजुअल लेकिन एंट्री सर अगर आप हर एक कैश मेमो फीड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अदरवाइज अगर आप टायर 1 के पीओएस आपका इंटीग्रेटेड है एफबीआर के साथ, फिर तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली वहां से हर कैश मेमो जो है वो वहां पे जा रहा है और वहीं से आपकी सेल आ जाएगी। लेकिन अगर सर आप ये टायर टायर 1 वन में कैटेगरी नहीं पीओएस से है। ये सर इंटीग्रेटेड नहीं टायर है, वन फिर कैटेगरी आपको नहीं है। सेल अलग अलग फीड करनी होगी। जी लेकिन सर ये टायर वन कैटेगरी नहीं है। उतरो हम बाहर में रजिस्ट्रेशन नंबर क्या डालेंगे वहाँ पे? जी, बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर अनरजिस्टर्ड होगा, वहां पे आप 7 टाइम्स 9 डाल दें। ठीक है। जैसे वो अनरजिस्टर्ड का प्रोसीजर था ना, 7 टाइम्स 999 डाल के, तो आप उसको डाल दें, उस पे हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा बटन उससे। थैंक यू सो मच। जी, क्योंकि अनरजिस्टर्ड का सीएनएस वो ना आपके पास सीएनएस ही होगा और ना ही उसका एनटीएन होगा, तो जी वो बिल्कुल। आप उसको 9997 टाइम्स डाल के तो उसको फीड कर दें। जी ठीक है ठीक। जी थैंक यू। जी, फर्दर क्वेश्चन कोई किसी का? जी, एनएक्जर सी में सेल्स डाटा कहाँ से आएगा? नो शोइंग। देखिए जी, एनएक्जर सी में जो सेल्स टैक्स डाटा है वो तो आपने खुद फीड करना है जी। एनएक्जर सी का मैंने आपको बताया है कि आपने पहले इनवाइस मैनेजमेंट पे जाना है, वहां पे जाके आपने अपना जो या दो तरीके हैं, या आप इंडिविजुअली एक एक एंट्री करके फीड करें ऐड इनवाइस पे जाके, या आप वो उसके जो है जो आ रहा है आपके पास चूज वाला ऑप्शन के जी, आप टेम्पलेट के जरिए आए, चूज पे जाके फाइल को सिलेक्ट करें, पहले फाइल तैयार करें, उसके बाद उसको अपलोड करें वहां से एनएक्जर सी में डाटा। और जब यह आप सेल्स लेजर फीड कर लें, फिर आप अपने रिटर्न पे जाके
ड्राफ्ट में जो पड़ी हुई है, फिर या डिक्लेरेशन पे जाके वो रिटर्न पे जाएंगे और आप वहां पे जाके एनेक्जर सी वाले टैब पे जाएंगे। एनेक्जर सी पे जाके लोड इनवाइसेस है, लोड इनवाइसेस का बटन क्लिक करेंगे तो फिर आप वहां पे आपके और साथ में वो चेक डिजिट को जो है वो यस करें, टिक करें, सिलेक्ट करें पहले उन इनवाइसेस को और फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। जी मैंने आपको करके सर भी दिखाया है। जी 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 सर, ये क्वेश्चन मैंने ही पूछा था एक्चुअल। सेल्स डेटा जो है ना, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विदहेल्ड करती हैं सेल्स टैक्स ना, हाँ तो वो पहले आता था एनेक्जर सी में सेल्स डेटा के टैब के साथ ना, अगर आप उसको क्लिक करते थे। सेल्स टैक्स, आपका क्वेश्चन ये है कि आप बेसिकली सेल्स टैक्स विदहेल्ड जो आपका हुआ है वो आपने कैसे रिट्रीव करना है? जी सर ये क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, उसमें ये चीज है कि वो डाटा आप एनेक्जर ए में जाएंगे, एनेक्जर ए के साथ देखें जी, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ अगर किसी का वो डाटा जो होगा, क्योंकि मेरे उस क्लाइंट में तो डाटा नहीं आ रहा। यहाँ पे जाके सपोज हम ये रिटर्न पे चले जाते हैं, रिटर्न पे जाके एडिट की रिटर्न, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपका ये एनेक्जर ए आ गया। आप बेसिकली यहाँ पे ये है जी लोड STWH इनवाइसेस, यहाँ पे जाएंगे, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके जो विद होल्डिंग टैक्स जमा हुआ होगा वो आपके नीचे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। और उसके बाद आप उसको यहाँ से दो तरीके हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं कि जी उस पीरियड का कोई डाटा है आपके पास या नहीं। तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करके टू और उसका, या पर्टिकुलरली ये डिफरेंट फिल्टर्स दिए हुए हैं, किसी कोई एक फिल्टर की बेस के ऊपर आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा कि किसी विदहोल्डिंग एजेंट ने आपका कोई डाटा जमा करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ। अब ये तो बेसिकली सारी परचेज इनवाइसेज ही हैं, मेरे इस क्लाइंट का डाटा नहीं है। आपके केस की सूरत में अगर जमा हुआ होगा तो आपके पास नीचे यहाँ पे डाटा आ रहा होगा। फिर ये इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको यहाँ पे जाके लोड STWH को क्लिक करेंगे तो वो डाटा ऑटोमेटिकली आपका एज ए विदहोल्डिंग एजेंट के जो पेमेंट है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, आपके उसके आउटपुट में से माइनस हो जाएगी। ठीक है सर जी यहाँ पे जैसे परचेज इनवाइसेस आ रहा है, वहाँ पे सेल इनवाइस आ रहा STWH आ रहा होगा होगा। जी, वहाँ पे इनवाइस STWH आ रहा होगा। यहाँ पे परचेज इनवाइस की जगह पे ना, यहाँ पे ये टाइप पे जाके ना STWH इनवाइस आ रहा होगा। अगर उसने आपका जमा करवाया होगा तो फिर आएगा, अगर उसने जमा नहीं करवाया, डिडक्ट कर लिया हुआ तो फिर नहीं आएगा। ओके गॉट इट। पहले एनेक्जर सी में आता था ना एक्चुअल, मैं कंफ्यूज इसी वजह से हो रहा था। जी 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 थैंक यू सर। ओके। अच्छा, मेरा एक सवाल है, वो ये कि पार्टी जो है वो डेबिट नोट डालती है, वो किस तरह से यहाँ पे लोड होंगी? डेबिट नोट कैसे लोड होगा? डेबिट और क्रेडिट नोट के लिए देखें जी, आपने वो जब इसका आ रहे थे, हम एनेक्जर सी में थे, तो अब जब उसको अपलोड करने लगे थे ना, सेल्स लेजर पे जाके आप लोगों ने वो देखना है जी। सेल्स लेजर पे इस जगह पे नहीं होगा, ये होगा सेल्स लेजर पे जाके इनवाइस मैनेजमेंट के ऊपर, इनवाइस मैनेजमेंट, सेल्स लेजर, अब यहाँ पे जाके ये देखें, सॉरी मैं ये देखें, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई वो ये तो इस जगह पे तो ये होगा ना, जो मैंने एंट्री डालनी है, अगर वो पार्टी ने एंट्री डाली भी होगी तो वो मैं किस तरह से लोड करूंगा? वो यहाँ पे अभी आएगी, क्लेम खुद ही शो होगी? अगर आप देखें उसको क्लेम करना चाह रहे हैं तो वो अभी ये ऑप्शन इसमें नहीं आया। ये एक अभी लेटर भी इनको बार की तरफ से लिखा गया है इसके लिए कि जी ये अभी इसमें काफी सारी चीजें जो हैं
वो रहती हैं, करने वाली हैं। जैसे जैसे ये चीजें हाईलाइट हो रही हैं, मैं ये समझ रहा था कि आपने अगर कोई सेल्स रिटर्न डालनी है या आपने कोई एंट्री डालनी है तो उसकी बात कर रहा था मैं। अदरवाइज ये अभी जी उसमें आना है, इसमें अमेंडमेंट्स जो है वो हो रही हैं, वो जो ही हो जाती हैं अपडेट तो फिर इसमें आ जाएगा वो ऑप्शन जी। अब उसका टैब सेपरेट देते हैं या क्या करते हैं, ये चीज अभी पेंडिंग है जी। अच्छा, एक और ये चीज कि कोई पार्टी अगर इनवॉइस डालती है तो यहाँ से हम लोड करेंगे कि हम लेजर से भी लोड कर सकते हैं डायरेक्टली, कि जैसे अगर लेजर सामने से करनी होगी जी, लेजर से करनी होगी, सेल्स यहाँ से इंडिविजुअली नहीं डलेगी जी। यहाँ पे सिर्फ जो सेल्स मैनेजमेंट है इसके अंदर हम सिर्फ जो इनपुट खुद करेंगे वो सारा डेटा आएगा, और जो लेजर के अंदर जो पार्टी ने डाला होगा वो भी हम लोड कर सकते हैं, और जो हमने जो एंट्री डाली है वो भी वहाँ हम लोड कर सकते हैं, यही देखिए ना? आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ सका कि आप सेल्स का एंट्री डालना चाह रहे हैं या अपनी परचेज अपलोड करना चाह रहे हैं। परचेसेस की बात कर रहा था। परचेजेस आपने अगर डालनी है तो उसके लिए आप जाएंगे एनेक्जर ए में, एनेक्जर ए में जाके आप डालेंगे परचेजेस। और अगर आपने अपनी परचेजेस जो कि पार्टी ने नहीं डाली हुई अनरजिस्टर्ड की परचेज है तो वो इनवॉइस मैनेजमेंट के थ्रू जाके आप डालेंगे। सही है। आपने अगर अपनी अनरजिस्टर्ड की कोई परचेज डालनी है तो उसके लिए आप ये इनवॉइस मैनेजमेंट में जाके ऐड इनवॉइस पे जाएंगे और यहाँ पे फिर परचेज को क्लिक करके तो वो आप अनरजिस्टर्ड की परचेज डालेंगे या ऐसी परचेज डालेंगे जो उधर से नहीं आ रही होगी। पहले तो ये परचेज आपको अलाउड ही नहीं करता था पुराने सिस्टम में खुद ऐड करने के लिए, शुरू में करता था, फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो अनरजिस्टर्ड की परचेज जो थी वो आप डाल रहे होते थे उसमें बस, और नहीं आपको अलाउ करता था। पहले सर्विसेज भी जी जी, देता था लेकिन फिर सर्विसेज भी उन्होंने बाद में ऑटोमेटिकली कर दी, तो अब वो टोटली बंद कर दिया हुआ था। सही। कोई और क्वेश्चन जी? सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जब मैं हेलो जी 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 सर मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं अभी आपसे मैंने बात पूछा था वो रिटेल सेल वाला, तो मैं उसमें जी। एंट्री जब डालता हूँ डमी 7 × 9 लिख के, तो वो बाद में ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट वैलिड। उसका जो है ये आपको मैं इसमें ना एग्जैक्ट चेक करके आप मुझे अपना नंबर नोट करवा दें, मैं इसको चेक करके आपको काइंडली कंफर्म कर देता हूँ जी। मुझे अपना नंबर जी दीजिएगा। जी पहले जरूर, तो हमने 0323 अनरजिस्टर्ड जी सर जी, फरमाइए। इसका जो एंट्री है ना 6 मरतबा 9 666 आएगा और देन आखिरी में 7 आएगा, तो वो ऑटो उठा लेगा, वो टैक्स पे अनरजिस्टर्ड। जी 9996 दफा डाल रहे हैं, 6 दफा 9 डलेगा, फिर देन 7 आ जाएगा, तो ऑटो वो उठा देन लेगा वहां 7 आ जाएगा जी। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जी। मैं मेरे से वो गलती हो रही थी, ये बेसिकली 6 9 है और फिर एंड पे 7 आएगा। और चेक डिजिट पहले तो आसान 8 डालते थे तो अब 8 नहीं आएगा, वो चेक डिजिट नहीं डलेगा तो फिर उठा कि लेगा। सर अब ये भी 6 मैंने चेक टाइम्स किया है, ये डाल 999 के प्रेस करेंगे और फिर 7 आएगा। सर ये भी मैंने चेक किया, लेकिन डालने के बाद स्टिल वो यही कहता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट वैलिड। ये फिर इसको चेक करना होगा जी। इसके लिए फिर हमें उसके प्राल को लिखना होगा कि जी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन की सेल डालनी है तो फिर कैसे उसको डाला जाए। ये अभी फिर इसमें एक बग रह गया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन आया है इसमें। ये प्रैक्टिकली अभी मेरी प्रैक्टिस में से भी नहीं गुजरा, क्योंकि पहले तो हम इसको 99 करके डाल देते थे तो वो ले लेता था, लेकिन अगर अभी सिस्टम नहीं ले जी रहा तो फिर ये बग है, ये इसको रिमूव करवाना होगा जी। ये उसको लिखना पड़ेगा प्राल वालों को इसके लिए। ठीक है सर, गुड हो गया। जी। अब एक क्वेश्चन आया जी कि नल रिटर्न कैसे फाइल की जाएगी। नल रिटर्न ये है जी कि इसकी डिक्लेरेशन में ही आप जाएंगे तो जहां पे 26/1 की रिटर्न है उसके नीचे नल रिटर्न का भी ऑप्शन आ रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो नल रिटर्न फाइल कर दी जाएगी। लेकिन नल रिटर्न फाइल करने से पहले बी श्योर कि आपका प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड कोई ना हो। अगर आपका प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड होगा तो फिर नल रिटर्न नहीं आएगी, फिर आप इसके थ्रू 26 के थ्रू ही अपनी रिटर्न उठाएं सबमिट करेंगे अगर आपका कैरी फॉरवर्ड प्रीवियस आ रहा है तो। नल रिटर्न की ऑप्शन उसी डिक्लेरेशन के टैब में नीचे सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ नल सेल्स टैक्स रिटर्न की ऑप्शन भी दी गई है।
वैसे सर अगर कोई अनरजिस्टर्ड है ना, तो मैंने अभी खुद भी एंट्री डाल के देखी थी प्रीवियसली, तो कोई एनटीएन अगर किसी के पास है अनरजिस्टर्ड बंदे का, तो एनटीएन से फौरन से वो उठा लेता है ना एनटीएन, अगर देखें अब इसमें कॉन्सेप्ट दो वो आ गए ना, एनआईसी क्या नंबर से। एक बंदे का सेल्स टैक्स अनरजिस्टर्ड है या एनटीएन भी नहीं है। अब अगर तो उसका एनटीएन है और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर तो आप जैसा फरमा रहे हैं कि वो उठा लेता है, फिर एनटीएन तो होगा, एनटीएन से वो डाटा उठा लेगा। लेकिन सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होना और चीज है और एनटीएन ही ना होना, ये जो क्वेश्चन आ रहा था ये था कि उसका एनटीएन ही नहीं है। तो फिर हम जब प्रीवियस केस में वो 99 करके डाल देते थे कि वो एफबीआर के रिकॉर्ड में ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो वाली ऑप्शन अब इस पे अवेलेबल नहीं आ रही, तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अब क्या उन्होंने उसके लिए पैरामीटर्स रखा है या नहीं अभी। देखिए अगर एक बंदा बोलेगा एट ए टाइम तो क्वेश्चन समझ आएगा, अगर जो सब लोग अपना अपना माइक म्यूट करके करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जी आईटी कोऑर्डिनेटर अगर इस वक्त सर उमर अवेलेबल हैं तो काइंडली ये जरा इनको अनम्यूट करें लोगों को। बारी बारी जो लोग रेज हैंड करेंगे उसको अनम्यूट करें। यही जुहैब साहब, आप क्वेश्चन अपना पुट करें। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, अभी कुछ बेसिकली हम लोग कुछ कस्टमर्स की हैं सप्लाईज होती हैं 100 बेड्स ऊपर के हॉस्पिटल्स में, तो पहले तो जो सप्लाईज हम करते थे वो विदाउट जीएसटी करते थे, यानी एग्जाम इनवॉइस के तौर पर सप्लाई करते थे। अब क्या इसमें भी कोई चेंजिंग आई है कि हमें सप्लाईज के उनको भी टैक्स चार्ज करना है? सेल टैक्स की बात कर रहा हूँ, 6 शेड्यूल के आइटम होते हैं। जी दोबारा जरा फरमाइएगा, आपकी आवाज डिस्टॉर्शन थी, मैं क्लियरली सुन नहीं सका, दोबारा जरा फरमाइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम हमारे कस्टमर से सप्लाई करते हैं 100 बेड्स ऊपर के हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको 6 शेड्यूल के आइटम होते हैं ज्यादातर उसके अंदर। तो पहले तो हम उसको 6 शेड्यूल की आइटम आप सप्लाई करते हैं, आगे 52A के जो आइटम होते हैं वो सप्लाई करते हैं एग्जाम के ऊपर। अब मुझे ये कंफर्म करना है, अब करंट रिटर्न के अंदर क्या हमें उस पर टैक्स चार्ज करना है या नहीं करना उसके ऊपर? ये इसके लिए तो ये चीज है जी, आपको 6 शेड्यूल देखना होगा क्या वो आपकी प्रोडक्ट जो है अभी भी 6 शेड्यूल में फॉल करती है या नहीं करती। आप स्पेसिफिकली अपनी उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख के मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको 6 शेड्यूल में चेक करके आपको बता दूंगा कि जी इस पे करंट सिनेरियो जो कल एक सप्लीमेंट्री बिल पास हुआ है परसों चौथ, उसके मुताबिक उसका क्या सिनेरियो है, क्योंकि जुबानी 400, 500, 800 आइटम जो है वो जुबानी याद नहीं होती कि इस पे टैक्स क्या होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये था कि जो पेंडिंग सप्लाईज हैं, यानी जो अभी पेंडिंग सप्लाईज हैं जिनकी इनवॉइसिंग नहीं हुई है, उसकी इनवॉइसिंग करते हैं मुझे पुरानी जो टैक्स पॉलिसी वो फॉलो करनी पड़ेगी, जो करंट जो सिनेरियो आया वो फॉलो करना पड़ेगा? जब से ये स्लैब रेट जब से ये फाइनेंस बिल पास हो गया है उससे ऑनवर्ड जो भी उसका सिनेरियो होगा उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करना होगा। जिस पीरियड की आप वो इनवॉइस काट रहे हैं उसमें प्रिवेलिंग लॉ को फॉलो करना होगा आपने कि उस पीरियड में लॉ क्या था। ठीक है जनाब, बेहतर, थैंक यू। चलो जी, ऑलमोस्ट हमारा वेबिनार का टाइम अब ओवर होने वाला है। जब तक टाइम है, अब आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो थ्रू चैट आप अपने ग्रुप में, जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है उसमें शेयर कर दीजिए, क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। मैं अभी तकरीबन आपका 15-20 मिनट तक अवेलेबल हूँ, उसके